जो हवा लेके जाती है, जो विंड पाइप होती है वो आगे होती है, ये विंड पाइप है ना, ये आगे है, आगे आगे आगे। इसलिए जब सांस रोको ना, यहाँ से सांस रुकती है। अगर फूड पाइप आगे होती तो फांसी लगने पे कभी भी मौत नहीं आती। ईद से पहले वाले दिन मुझे रोजा लगा हुआ था, मैं बाइक पे जा रहा था, जा रहा था, आगे मेरा ध्यान चला गया। सही बोलूं तो मैं रोजा खोलने की तरफ चला गया कि मम्मा ने आज सेवियां बनाई होंगी, ये बनाया होगा, तो आगे खाई थी, उससे सीधा नीचे। के अशरफ और नाजिया का रिस्पायरेटरी सिस्टम एक जैसा ही, मत सोचते वो लड़के का रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग है और लड़की का रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग है। लड़के का भी वैसा ही आइस बॉक्स, बात समझ है कि नहीं है, और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं हमारी जुबान और होट्स। अगर आप ध्यान से देखो, अगर जुबान और होट्स को पकड़ लो ना तो आपके वर्ड्स नहीं बनेंगे, मतलब आपके वर्ड्स लिप्स और होठ बनाते एपिग्लॉटिक्स। जब खाना यहाँ से, मतलब जब खाना यहाँ से नीचे उतरता है ना तो ये बंद हो जाता है, एपिग्लॉटिक्स बंद हो जाता है, ये दरवाजा क्या हो जाता है, बंद, और खाना किस में जाता है, गलट में जाता है। किस में जाता है, गलट में। होप आपको ये जगह छोड़ी हुई है। क्यों जगह छोड़ी है, क्योंकि लेफ्ट वाली साइड थोड़ा सा हमारा हर्ट यहाँ पे आके बैठता है, और ये अगर इसके किसी के पेट में छुरा घुसा दिया जाए तो ये डायफ्राम अगर फट जाता है ना तो ये लंग्स नीचे आ जाते हैं, तो लंग्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते, एक इंसान अच्छे से सांस वगैरह नहीं ले पाएगा। ये हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, ट्रक है, जिसमें एक साथ 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं, 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं। बशीर साहब, हीमोग्लोबिन एक ट्रक है जिसमें 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं, ठीक। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, रोहन, करण, रवि, पीयूष, प्रकाश, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना। ये कब पढ़ने आया सर आपके पास? सुरेश रैना पढ़ता है भाई, फेमस टीचर है हम कश्मीर का। सर इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बंदे डूब जा, पेपरों के बाद आपको कोई देखेगा ही नहीं। देखेंगे भाई, देखेंगे, बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है अपन। अच्छा जी, गुड्डू जी क्या हाल है? सब बढ़िया? प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली है? यस सर, कंप्लीट कर ली है। क्यों नहीं कंप्लीट की है? कर लिए कंप्लीट। अच्छा, इसलिए हम आपके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी लाए हैं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये पहला वन शॉट है। ऐसे ये बायो का चौथा वन शॉट है। आज मैंने 5 के 5 वन शॉट आपके लिए लाने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक्चुअली थोड़ी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे इस शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, क्योंकि एक दिन में ईद से पहले वाले दिन मुझे रोजा लगा हुआ था, मैं बाइक पे जा रहा था, जा रहा था, आगे मेरा ध्यान चला गया। सही बोलूं तो मैं रोजा खोलने की तरफ चला गया कि मम्मा ने आज सेवियां बनाई होंगी, ये बनाया होगा, तो आगे खाई थी, उससे सीधा नीचे। मैंने सोचा मैं लेट गया वहां पे, है ना। वहां पे लोग आए 2-3 मुझे उठाने के लिए, तो जब उठाने के लिए आए तो मैं पहले आंखें बंद थी, मैंने सोचा यार अल्लाह ताला को मैं प्यारा हो गया हूँ। तो मुझे बंदा आके बोलते हैं मुजाहिद मास्टर जी उठ जाओ। जानने वाले लोग थे इधर, तो मैं फेमस हूँ, तो मैं खड़ा होकर, जैकेट लगी थी, मैं इसको ऐसे करने लगा। वो बोलता है वो ऊपर से तू नीचे आया है और तुझे जरा भी नहीं लगी, और सच में मुझे सिर्फ इतनी लगी है। वो अल्लाह का करम है कि मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया है, बट थोड़ा थोड़ा दर्द होता है मुझे अभी भी। सर हम आपकी फालतू बातें सुनने तो आए नहीं हैं, प्लीज हमारा चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहंदी हुंदी सी चाह दा कप बना दे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिखा दे। मैंने बोला लो आ गया ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस लेके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें टॉपिक क्या क्या रहने वाला है। टॉपिक रहने वाला है ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, उसके बाद रिस्पायरेटरी ऑर्गन, फिर आउटलुक ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना पूरा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अच्छा, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, और लास्ट में डिसऑर्डर्स के लिए तो बाकायदा सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि बशीर साहब डिसऑर्डर पढ़ के जाना। चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब मेरी बात ध्यान से समझना। एक टर्म होती है ब्रीथिंग, एक होती है रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग होता है सिंपल सांस लेना, ब्रीथिंग होता है सिंपल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड
आउट टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये सिंपल क्या है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, दैट इज ब्रीथिंग। बट रिस्पायरेशन एक रिएक्शन है जो सेल के अंदर होती है। रिस्पायरेशन एक रिएक्शन है जो सेल के अंदर होती है, जहां पे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिलके देता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में 36 नेट में एटीपी निकलती है। ये एक रिएक्शन है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मुंह के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से प्रोड्यूस होके बाहर आता है। ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब बात समझ आई कि नहीं? ये अंदर बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। और वो जो सेल के अंदर रिएक्शन चलती है उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। बात समझ आई कि नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से समझना। कुछ बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स ऐसे बोलने लग जाते हैं, बट है ये गलत, बट हमारी जुबान में आ जाता है ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन सेम चीज है। पता क्यों? क्योंकि आप देखते हो ब्रीथिंग में ऑक्सीजन अंदर गया लंग्स के पास, फिर लंग्स ने सेल्स को दिया, सेल्स ने रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और बाहर। अब रिस्पायरेशन एक हिस्सा है किसका? ब्रीथिंग का। तो कुछ टीचर ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन को मर्ज कर देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे के दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि ऑक्सीजन का अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर, ब्रीथिंग होता है, और ये जो रिएक्शन है ये रिस्पायरेशन होती है। होप आपको ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ब्रीथिंग है। बट जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है लंग से, फिर ब्लड के पास, फिर ब्लड से कहां जा रही है? फिर ब्लड से जा रही है, ब्लड से ब्लड लेके जा रहा है उस ऑक्सीजन को सेल के पास, और वहां पे ये रिएक्शन हो रही है। ये जो रिएक्शन हो रही है उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। बट देखो, इस रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बन के क्या कर जाता है? बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो ये देखो, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो मैं अच्छे से बोलूं तो हम कभी कभी ब्रीथिंग को रिस्पायरेशन भी बोलने लग जाते हैं, बट ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। फॉर रिस्पायरेशन एनिमल्स नीड रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेशन करने के लिए एनिमल्स के पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन होना चाहिए। जैसे बृहस्पति के पास कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन है? दैट इज लंग्स। क्या है? लंग्स। यहां पे लंग्स होते हैं, ठीक है, जिसकी की वजह से आप सांस ले सकते हो। ये ब्रीथिंग था, ठीक। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन एनिमल्स टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन सराउंडिंग इन्वायरमेंट से लेते हैं अंदर, और अंदर किसके पास जाता है? ये सेल्स के पास जाता है। ये रिएक्शन सेल में चलती है। ऑक्सीजन इसके साथ मिलता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी निकलता है। कितना एटीपी? 36 एटीपी निकलता है। रिस्पायरेशन आल्सो इंक्लूड रिमूवर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल बॉडी टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो, ध्यान से अच्छे से समझना। रिस्पायरेशन मैंने बोला सेल के अंदर होती है रिएक्शन, बट जो ब्रीथिंग, ध्यान से जाना, ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लिया, ये अंदर जाके सेल के पास ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और 36 एटीपी बनी है। इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी। और ब्रीथिंग जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालती है। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहां है? सेल के अंदर। तो सेल के किस रिएक्शन की वजह से बनती है? रिस्पायरेशन की वजह से बनती है ना कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझिए। और कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है जो बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट, याद समझना, रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे हमें देखो, हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? हमें ऑक्सीजन इसलिए चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन हमारे खाने के साथ मिले और उस खाने से एनर्जी निकले। अगर हमारे पास, अगर हम खाना खा लें और सांस ना लें तो क्या उस खाने से एनर्जी निकल सकता है? तो आंसर है नो। मैं क्या बोल रहा हूं कि रिस्पायरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? रिस्पायरेशन इसलिए होती है ताकि जो आपने खाना खाया है उसको आग लगे, उसमें से एनर्जी निकले और आपकी बॉडी काम कर सके उस एनर्जी की वजह से।
शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक, तो रिस्पायरेशन क्या हुआ कि ऑक्सीजन इसके साथ मिला, ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। इस एटीपी की मदद करते हैं हम काम करते हैं। काम में क्या करते हैं? चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते हैं। यही तो फंक्शन है एनर्जी का। और एनर्जी किस शक्ल में निकलती है? एटीपी की। और ये वाली रिस्पायरेशन रिएक्शन मैंने आपको रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में बहुत अच्छे से समझाई है, ग्लाइकोलिसिस और कर्ब साइकिल से। ठीक, अच्छा मैं बोल रहा हूं ये जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं अलग अलग जानवर में। ठीक है, जैसे अच्छा एक चीज याद रखना कि ये जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये किस तरह के होंगे, ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक है हैबिटेट और दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा हैबिटेट मतलब कहां रह रहा है? पानी में रह रहा है, जमीन पे रह रहा है। अच्छा देखो बशीरा है, अगर बशीरा पानी में रह रहा होगा तो उसको उसके पास गिल्स होंगे, और अगर बशीरे की गर्लफ्रेंड लैंड पे रह रही है तो उसके पास होगी लंग्स। तो हैबिटेट भी बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है इन द केस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है तो सिंपल डिफ्यूजन से ही काम चल जाएगा। अगर मतलब एक सेल है तो वो सिंपली ऑक्सीजन को अंदर लेगा और अपने खाने को ऑक्सीडाइज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो बाहर निकल जाएगी। ठीक, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी डिपेंड करता है। मतलब जो ऑर्गन मतलब कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा वो एक हैबिटेट पे भी डिपेंड करेगा और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर सेलुलर लेवल है तो आपके पास सेल होगा, सरफेस से ही ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अगर ऑर्गन लेवल होगा तो उसमें ऑर्गन्स होंगे, जैसे लंग्स हो गए, जैसे गिल्स हो गए। ठीक है, अच्छा देखो सिर्फ हम ही नहीं हैं दुनिया में, ये याद रख लो, सिर्फ हम ही नहीं हैं। आप देखोगे तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कॉकरोच, बिल्ली, चूहा, शेर, कुत्ता, कुत्ती अच्छा गधा, गधी, खरगोश, डायनासोर, क्रोकोडाइल, डोडो बर्ड। तो कितनी सारी डाइवर्सिटी है पूरे 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 अर्थ पे। तो हर एक का अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन जिसकी वजह से वो रिस्पायरेशन कर सकता है। जैसे कुछ जानवर हैं जो स्पॉन्ज हैं, कोइलेंटिरेटा हैं या सिलेंटरेटा बोलते हैं इनको, जो बॉडी सरफेस से ही गैसियस एक्सचेंज करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, जो मैंने आपको इधर बताया। ठीक है, अच्छा ये जो फ्लैट वॉर्म्स भी हैं, फ्लैट वॉर्म्स कीड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो भी किससे रिस्पायर करते हैं? थ्रू अ जर्नल बॉडी सरफेस। मतलब उनकी बॉडी से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म फाइलम एनिलिडा में आता है, एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, वहां पे समझाऊंगा। ऐसे याद रखो कि फ्लैट वर्म में थिन मोइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल से क्या होती है? रिस्पायरेशन होती है। इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम मतलब ऐसे सुराख होता है, इधर बॉडी में सुराख होता है। ठीक है, इस सुराख जो होता है उस सुराख से ऑक्सीजन अंदर जाता है और ऐसे जैसे मतलब एक पाइप से आगे दो तीन पाइपें बन जाती है, उसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। वो किस में होता है? इंसेक्ट में। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मुलस्क, एक्वाटिक मतलब पानी में, वहां पे आपको क्या मिलेंगे? गिल्स मिलेंगे, ब्रैकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग में स्किन हो सकती है, लंग्स हो सकती है, और बुक्कोफेरेंजियल कैविटी। बुक्कोफेरेंजियल कैविटी ये मुंह वाली कैविटी होती है, इधर से भी ऑक्सीजन अंदर और बाहर लिया जा सकता है इन द केस ऑफ फ्रॉग, या जिसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? डड्डू। डड्डू क्या होता है? दैट इज फ्रॉग होता है। ठीक, इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स कौन से हो गए? जैसे क्रोकोडाइल हो गया, ठीक, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनके पास लंग्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। तो जो ये बशीरा है और नाजिया है ये मैमल्स हैं, इनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इनके पास लंग्स होते हैं रिस्पायरेशन करने के लिए। ओके, अच्छा एम्फीबियन शोज क्यूटेनियस रिस्पायरेशन ऑल टाइम। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया? जो एम्फीबियन होता है जैसे फ्रॉग हो गया, अपनी स्किन से भी वो रिस्पायरेशन कर सकता है। स्किन से जो रिस्पायरेशन होती है उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। ओवरऑल इस टॉपिक से आपने ये समझना था कि कौन सा जानवर है और उसकी कौन सी रिस्पायरेटरी, कौन सा जानवर
कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। अच्छा, स्टेप्स इन रिस्पायरेशन, स्टेप्स इन रिस्पायरेशन सुनो ध्यान से। स्टेप्स इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन मैंने आपको बोला एक रिएक्शन है ना, जिसमें खाना ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी। मतलब इस पूरे रिस्पायरेशन के लिए आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले होता है ब्रीथिंग। सबसे पहले क्या होगा? ब्रीथिंग, या जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन के स्टेप्स, रिस्पायरेशन के स्टेप्स, रिस्पायरेशन के स्टेप्स, ठीक है। रिस्पायरेशन के स्टेप्स सबसे पहले हैं ब्रीथिंग, या जिसको आप क्या बोलते हो? पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसे सीधा सांस अंदर या बाहर लेना। मतलब अभी मुझे यह समझ आया कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन अलग है। ब्रीथिंग एक स्टेप है किसका? रिस्पायरेशन का। ये जो सांस अंदर या बाहर लेना होता है उसको ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आराम से समझना, आराम से समझना। मैंने ये ब्रीथ किया, ये एयर एटमॉस्फेयर से ये अंदर ली 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 और कहां पहुंच गई? लंग्स में पहुंच गई, ठीक है। अब लंग्स में पहुंच गई, फिर डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वोलायर मेम्ब्रेन। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है? होता क्या है आराम से समझना पहले, फिर कमेंट करना। देखो, ये जो ये बक्कल कैविटी है ना, फिर उसके बाद ट्रैकिया है, फिर ब्रोंक्यूल है, और एट द एंड ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एल्वोलाई, जो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। एल्वोलाई का पूरा स्ट्रक्चर मैंने ये यहां पे बनाया है, ठीक। ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पे हुआ। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो एल्वोलाई है, ये मतलब ऑक्सीजन यहां तक पहुंच चुका है। अब ये एल्वोलाई क्या करता है? इस ऑक्सीजन को ब्लड में डालता है। आपको ये दिख रहा है ब्लड? अच्छा, ये जो ब्लड होता है, ये क्या होता है? जो ब्लड होता है, आराम से समझना, ये ब्लड ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। पहला स्टेप कौन सा हो गया? ये रिस्पायरेशन वाला स्टेप हो गया। दूसरा, जो ये ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज होता है ना ब्लड में, दूसरा स्टेप ये वाला हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वोलायर मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर थिक। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, जैसे ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, या फ्लूस लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेरे लंग्स में भी होता है, नाजिया के लंग्स में भी होता है, अशरफ के लंग्स में भी होता है, रवि के लंग्स में भी होता है। और इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस मतलब इसकी ये वाली मेम्ब्रेन और ब्लड वाली ये मेम्ब्रेन है, ये 1 mm की है। इसके अक्रॉस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। मतलब ऑक्सीजन इधर जाता है ब्लड में, और ये फिर ब्लड लेके जाता है किसके पास लेके जाता है? सेल्स के पास लेके जाता है। सेल मतलब टिश्यू के पास लेके जाता है। तो दूसरा स्टेप ये हुआ कि ये डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की, कहां पे? ब्लड में। तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय ब्लड। ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है किसके जरिए? ब्लड के जरिए। ओके, आपको इतना समझ आ गया। फिर डिफ्यूजन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। यहां से ऑक्सीजन क्या होती है? डिफ्यूज होती है किसमें? टिश्यू में। टिश्यू का मतलब किसमें? सेल्स में, ठीक है। फिर क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। पांचवा सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब वो रिस्पायरेशन की आखिरी वाली। जैसे ही ऑक्सीजन यहां पे पहुंचा, यहां पे खाना पहले से मौजूद था, खाना भी कोई ब्लड उठा के सेल के पास लाया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। हमने खाना खाया, गड़ गड़ गड़, खाना कहां पे पहुंचा? पेट में पहुंचा। पेट में डाइजेशन हुई, डाइजेशन होके जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ब्लड ने उठाया और कहां लेके आया? सेल के पास लेके आया। जैसे ही सेल के पास लेके आया, इधर से ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना, वाटर तो आपको पता है, ये वाटर किडनी रिप्लेस करेगी हमारी बॉडी से, है ना। ये हमारी बॉडी से किडनी निकाल देगी, या स्वेटिंग से ये बाहर आ जाएगा। बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से सीधा ये टिश्यू में, और टिश्यू से दोबारा किस में जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से वापस सीधा एल्वोलाई में, और यहां कार्बन डाइऑक्साइड सीधा एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से होता होता मुंह से कितना कैसे बाहर। कुल मिला के 5 स्टेप हैं। पहला है वेंटिलेशन या ब्रीथिंग, दूसरा क्या है? डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वोलायर मेम्ब्रेन, तीसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, चौथा यहां पे जो डिफ्यूजन होती है, ये जो डिफ्यूजन होती है, और पांचवा ये रिएक्शन जिसको आप क्या बोलते हो? सेलुलर रिएक्शन, सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। ये 5 स्टेप होते हैं किसके? रिस्पायरेशन के। अच्छा, इसके बाद आपके सामने आता है जी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कौन सा हो गया? वो सिस्टम जो इंसानों में रिस्पायरेशन में मदद करे, ठीक है। और ये याद रखना
कि अशरफ और नाजिया का रिस्पायरेटरी सिस्टम एक जैसा ही है। मत सोचते वो लड़के का रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग है और लड़की का रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग है। लड़के का भी वैसा ही होता है और लड़की का भी वैसा ही होता है। इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नाक के जो सुराख होते हैं उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। फिर नाक के अंदर जो कैविटी है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। अच्छा, ये जो मुंह है इस वाली कैविटी को बोलते हैं दैट इज ओरल कैविटी। कौन सी कैविटी? ओरल कैविटी। फिर ये दोनों पाइपें एक जगह आके खुलती हैं, कॉमनली फेरिंग्स। यहां पे एयर भी जा सकती है और यहां पे फूड भी जा सकता है। ठीक, फिर यहां से नीचे आते हैं, यहां से फेरिंग्स से जब नीचे आते हैं तो यहां से दो ट्यूब्स जाती हैं। ठीक है, ये याद रखना। पीछे वाली तरफ होती है फूड पाइप। पीछे वाली तरफ कौन सी होती है? फूड, PIPE, फूड पाइप, या उसको क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस या फूड पाइप यहां तो बता नहीं सकते क्योंकि हमने खाने की डाइजेशन तो पढ़ रहे नहीं है, हम पढ़ रहे हैं फूड की डाइजेशन। ना, खाने की डाइजेशन हम क्या पढ़ रहे हैं? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन के मुताबिक ही बात करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, तो ये पाइप यहां से नीचे आई, इस पाइप को नहीं पढ़ना। हवा वाली पाइप आगे होती है, जो हवा लेके जाती है। जो विंड पाइप होती है वो आगे होती है। ये विंड पाइप है ना, ये आगे है, आगे आगे आगे। इसलिए जब सांस रोको ना, यहां से सांस रुकती है। अगर फूड पाइप आगे होती तो फांसी लगने पे कभी भी मौत नहीं आती। इंसान वैसे ही टंगा रहता, अशरफ टंगा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब है क्या कि विंड पाइप आगे की तरफ है। ठीक है, फूड पाइप इधर बनी हुई नहीं हुई थी। अब फूड यहां से निकल के इस तरफ आएगा और विंड पाइप यहां से। विंड पाइप ये है। ठीक है, और विंड पाइप के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? लैरिंग्स। थोड़ा मैं लैरिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, उसके बाद ये विंड पाइप है, विंड पाइप नीचे है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। उसके बाद आप देखो राइट वाला लंग्स है, राइट मैन पल्मोनरी ब्रोंकस, राइट लंग्स। और हाँ, नहीं, ये जो पाइप आती है ना, फिर ये दो पाइप में डिवाइड होती है। एक राइट मैन प्राइमरी ब्रोंकस और इस साइड से है लेफ्ट मैन प्राइमरी ब्रोंकस। इन दो पाइप, इसका नाम है ब्रोंकस, इसका नाम है ब्रोंकस। ये राइट तरफ जा रही है और ये लेफ्ट तरफ जा रही है। ये हमारे पास क्या आ गया? राइट लंग्स, और ये हमारी तरफ क्या आ गया? लेफ्ट लंग। अब लेफ्ट लंग में आप देखो तो ये जगह छोड़ी हुई है। क्यों जगह छोड़ी है? क्योंकि लेफ्ट वाली साइड थोड़ा सा हमारा हार्ट यहां पे आके बैठता है। और ये नीचे आपको देखेंगे, ये वाली जो नीचे ही है, ये जो नीचे वाला एरिया, इसको बोलते हैं डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम एक मसल है, जैसे जुबान एक मसल है ना, वैसे ही है। अगर देखो किसी के पेट में, अगर इसके किसी के पेट में छुरा घुसा दिया जाए तो ये डायफ्राग्राम अगर फट जाता है ना तो ये लंग्स नीचे आ जाते हैं। तो लंग्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। एक इंसान अच्छे से सांस वगैरह नहीं ले पाएगा तो उसका मुंह खुला हो जाएगा और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मर जाएगा वो। ठीक, चलें आगे। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। ये मैंने आपको एक फोटो बताया था किसका? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब मैं आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम थोड़ा सा हम डिटेल में करते, आराम से सुनना। देखो, सबसे पहले है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। देखिए एक्सटर्नल नोस्ट्री, फिर उसके बाद है नेजल चैम्बर, ये नाक वाला जो चैम्बर है। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हो फेरिंग्स, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। जो फेरिंग्स है वो कॉमन पैसेज है खाने के लिए और फूड के लिए। उसके बाद आप देखते हो दो पाइपें हैं। एक पाइप है ओइसोफेगस जो अभी नहीं पढ़ा रहा, उसकी ओपनिंग को बोलते हैं गैलेट, यहां से फूड नीचे जाता है। ठीक, ये एक पाइप है आगे की तरफ। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप। इसके जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं लैरिंग्स, और ये कार्टिलेज का बना होता है। और लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। यहीं से आप आवाजें निकालते हो, जैसे बशीरा निकालेगा नाजिया, यहीं से आवाज निकलती है। यहां पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। आवाज निकालता कौन है? वॉइस बॉक्स। बात समझ है कि नहीं है? और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं हमारी जुबान और होट्स। अगर आप ध्यान से देखो, अगर जुबान और होट्स को पकड़ लो ना तो आपके वर्ड्स नहीं बनेंगे। मतलब आपके वर्ड्स लिप्स और होठ बनाते हैं। ठीक, अच्छा
सुनना ध्यान से, when we swallow the food the epiglottis part of the larynx comes down and covers the glottis। अब होता क्या है कि ध्यान से समझना, एक पाइप है ये, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, ठीक है, एक इसकी ओपनिंग को बोलते हैं गलट। ये जो आगे वाला पार्ट है, ये जो आगे वाला पार्ट है, ये है विंड पाइप। विंड पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको लैरिंक्स, और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिक्स। जब खाना यहां से, मतलब जब खाना यहां से नीचे उतरता है ना, तो ये बंद हो जाता है, एपिग्लॉटिक्स बंद हो जाता है, ये दरवाजा क्या हो जाता है, बंद, और खाना किस में जाता है, गलट में जाता है। किस में जाता है, गलट में। होप आपको ये चीज समझ आएगी। ग्लॉटिक्स इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। ग्लॉटिक्स जो होती है ये ओपनिंग होती है, और इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना हुआ, जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिक्स, जो इस ओपनिंग को बंद कर देता है, ठीक है। नाउ swallow food enters into the oesophagus। अब बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो ट्रैकिया है, इसके ऊपर ना इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं 16 से 20, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, जिसकी वजह से ये ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता। जैसे आप सांस अंदर खींचते हो ना, तो कोलैप्स ऐसे बंद हो जाने चाहिए ट्रैकिया, बट ये बंद नहीं होते, ठीक है। जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको दो ट्रैक्स में डिवाइड किया गया है, एक है कंडक्टिंग जोन और एक है रिस्पायरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन एंड रिस्पायरेटरी जोन, मैं कंडक्टिंग जोन भी पार्ट भी आपको पढ़ाऊंगा और रिस्पायरेटरी जोन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ मुझे सुनते रहो। देखो ध्यान से, जो कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग मतलब जो ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहा है, कौन ले रहा है, एयर से नॉस्ट्रिल में गया, नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर में गया, नेजल चैम्बर कौन सा हो गया, ये नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स में गया, फिर लैरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया में गया, फिर छेमा किस में जाएगा, ब्रोंचस में जाएगा, ब्रोंचस में जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड होती है ना आगे ब्रोंचस में, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंचियोल में जाएगा। ये आ गया कंडक्टिंग पार्ट। और रिस्पायरेटरी पार्ट कौन सा हो गया, वो एल्वोलायर वाला पार्ट, वो बैलून वाला पार्ट। बात समझ कि नहीं है? तो कंडक्टिंग, ये रिस्पायरेटरी जोन में अभी नहीं बता रहा, बट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, इधर उसके आगे देखो, ये मैं पार्ट रिस्पायरेटरी ऑर्गन बता रहा हूं ना ह्यूमन का, इसके आगे मैं अगर आगे बनाऊं तो ये मेरे पास ये ग्लॉटिक्स, ये ट्रैकिया, ये दो डिवाइड हो जाते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं इसको भी प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंचस बोलने शुरू हो जाते हैं इसको प्राइमरी। ये पाइप प्राइमरी ब्रोंकाई, ये कौन सा, प्राइमरी ब्रोंकाई। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी, होप आपको इतनी चीज समझ आई है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये वाली चीज कौन सी है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं राइट लंग, इसको बोलते हैं लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में आपको कार्डियक नोच एक जगह मिलेगी जहां पे हार्ट को क्या किया जाता है, एडजस्टवा किया जाता है। होप आपको ये चीज क्लियर हुई। जब ये चीज क्लियर हुई, फिर आपने देखा ये जो हार्ट है, ये जो लंग्स है, इसको प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं पराइटर प्लूरल, ठीक है, पराइटर प्लूरल। और एक होती है ये अंदर, देखो दो कवरिंग है लंग्स के ऊपर, एक है आउटर जिसको पराइटर बोलते हैं, पराइटर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक है इनर जिसको बोलते हैं विसरल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैविटी होती है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इस तरह से लंग्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये लेयर्स वाला है, इसी लेयर्स में एक सवाल करवा रहा हूं। इसमें एक प्लूरल फ्लूइड होता है जो कीप द टू प्लूरल मेम्ब्रेन टुगेदर, जिसकी वजह से ये दो मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी रहती हैं। अच्छा सुनना ध्यान से, जुड़ी रहती हैं, और फ्लूइड होता है ताकि लंग्स आसानी से मूवमेंट कर सके, ठीक है, आसानी से छोटा हो सके, आसानी से बड़ा हो सके, ताकि कोई भी रेजिस्टेंस ना रहे, ठीक है। और ये नहीं अचानक से लंग्स बड़ा हुआ तो लंग्स में चोट आ गई, ये फ्लूइड होने की वजह से लंग्स में चोट नहीं आती, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मैंने ये बताया आपको, ओवर लंग्स इज प्रेजेंट इन अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन, और दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर है एक इनर है। अच्छा जो आउटर है ना वो थोरैसिक केज से भी क्या होती है, अटैच होती है, और जो इनर होती है वो लंग्स के साथ क्या होती है, अटैच होती है। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं डायफ्राम, और डायफ्राम ना लंग्स को बड़ा और छोटा करने में बहुत
इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बाद में चल के बताऊंगा। अच्छा सुनना, ये जो लंग्स होते हैं ना, ये थोरैसिक केज में होते हैं, जिसमें वेंट्रल साइड में होता है स्टर्नम, वेंट्रल मतलब आगे वाली साइड में होता है स्टर्नम, फिर लैटरल में होते हैं रिब्स, और डॉर्सल में होता है, डॉर्सल मतलब ये पीछे वाली जगह पे होते हैं वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम और रिब्स होते हैं, ठीक है। और पोस्ट मतलब नीचे, पोस्ट मतलब नीचे क्या होता है, डायफ्राम, और ऊपर देखो तो ये क्लैविकल बोन होती है, ये होती है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और इस तरह से ये प्रोटेक्शन दे रखे हैं किसको, हमारे लंग्स को, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द थोरैसिक कैविटी, अभी मैंने आपको बताया थोरैसिक कैविटी प्रेजेंट इन द थोरैसिक केज इज कॉल्ड द थोरैसिक कैविटी आर अ थोरैसिक चैम्बर। अब मेरी बात ध्यान से देखना, ये देखो ये स्टर्नम वाली हड्डी है, ये साइड से रिब्स है, ऊपर क्लैविकल है और नीचे क्या है, डायफ्राम, और पीछे तरफ, पीछे वाली तरफ जाके देखोगे तो वहां पे क्या है, वर्टिबल कॉलम। होप आपको इतनी चीज समझ आई है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, आराम से समझना। हवा आती कैसे, हवा एयर से आई, नॉस्ट्रिल में गई, नाक से गई, फिर नेजल चैम्बर में गई, फेरिंग्स में गई, लैरिंग्स में गई, ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया में याद रखना ये यहां पे कार्टिलेज होते हैं, कम से कम 20 से 25 होते हैं, बट T5 पे जाके ना ये क्या कर जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक इस तरफ डिवाइड होता है, एक इधर डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकस में गई, प्राइमरी ब्रोंकाई में गया, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में गया, फिर ट्रेशरी ब्रोंकाई में गया, ठीक है, ट्रेशरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल में गया। इनिशियल ब्रोंक्यूल मतलब यहां पे गया, फिर उसके बाद है मिड लेवल ऑफ ब्रोंक्यूल। देखो प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टरशरी, है ना। देखो प्राइमरी फिर सेकेंडरी बना, फिर सेकेंडरी से टरशरी बना, टरशरी से इनिशियल ब्रोंक्यूल बना, फिर मिड लेवल ऑफ ब्रोंक्यूल बना, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल बना, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से एंड कहां पे होता है, दैट इज एल्वोलाई में। किसमें होता है, एल्वियोलाई में, ठीक है। ऐसे पहुंचता है, यहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, यहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। इसके बाद क्या होगा थोड़ी देर के बाद बताएंगे, बट याद रखना इनकंप्लीट कार्टिलेज रिंग, इनकम्प्लीट, वो जो मैंने आपको बता रखा है पहले कि वो जो रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के वो इनकम्प्लीट होते हैं। वो क्यों इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि वो जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे, ठीक है। अच्छा ये कंडक्टिंग पार्ट का एडवांटेज क्या है, प्यूरिफिकेशन, मतलब एक तो जो नाक के बाल होते हैं वो प्यूरिफाई करते हैं, जैसे बशीर के नाक के बाल बहुत बड़े, तो उसके जो अंदर ऑक्सीजन जा रही है वो फ्रेश जा रही है, ठीक है, प्यूरिफाई होके जा रही है। मेक एयर टेम्परेचर, एयर के टेम्परेचर को मतलब बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है, या एयर को थोड़ा गीला कर देता है, ठीक है। टेक एटमॉस्फेयर एयर टू द रिस्पिरेटरी पार्ट, और इस एयर को पूरा कंडक्ट करके एल्वोलाई तक लाता है। ये एडवांटेज है किसका, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, ये ना कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। फिर देखो ध्यान से, फिर हमारे पास आता है रिस्पायरेटरी पार्ट। रिस्पायरेटरी पार्ट में कौन सा आता है, रिस्पायरेटरी पार्ट में आता है, देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वोलाइरल डक्ट और एल्वोलाइरल सैक, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वोलाइरल डक्ट और एल्वोलाइरल सैक, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी पार्ट। यहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू द ब्लड फ्रॉम द एल्वोलाई, यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में। यहां से किस में डिफ्यूज होता है, ब्लड, ये ब्लड वेसल जो ब्लड लेके आती है इसमें यहां से ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज होता है। ये स्टेप सेकंड था रिस्पायरेशन का, ठीक है। तो हमारे पास कितने रिस्पायरेशन में पूरा ट्रैक किस तरह से डिवाइड है, एक है कंडक्टिंग पार्ट, एक है रिस्पायरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहां से है, नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वोलाइरल सैक तक हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक। रिस्पायरेटरी ट्रैक का मेन फंक्शन क्या है कि जो ऑक्सीजन यहां से यहां तक आएगी वो उसको ब्लड में डालना होता है। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अच्छा एक है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, याद रखना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 चीजों से बनी होती है। कितने चीजों से बनी होती है, 3 मेम्ब्रेन से बनी होती है। कितने मेम्ब्रेन से, 3 मेम्ब्रेन से, और इसकी थिकनेस होती है 0.2 मिलीमीटर। अब देखना ध्यान से, सुनना मेरी बात, ये एल्वोलाई है, सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। जब एंड में पहुंचो ना तो आपको मिलती है एल्वोलाई, एल्वियोलाई, यहां तक ऑक्सीजन पहुंचता है, और इस एल्वोलाई को सराउंड करके रखता है हमारा क्या, हमारा ब्लड।
ये ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं? रगे बोलते हैं, ठीक है, रगे बोलते हैं। जो आपको ये नहीं दिख रही है, ये वेन्स दिख रही हैं, ये ब्लड वेसल्स ही है, ठीक है। ये अब ये ऑक्सीजन को ऐसे ब्लड में डालना होता है, ये ऑक्सीजन को उठा के ब्लड में डालना होता है। और ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, एक एल्वोलाई की मेम्ब्रेन दिख रही है और एक दिख रही है ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन। देखो कितनी मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं, एक है एल्वोलाई की मेम्ब्रेन और एक है ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन और एक तीसरी मेम्ब्रेन कौन सी है? दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर मैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करूं तो इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितनी चीजें, एक है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वोलाई का, ये वाला, उसके बाद है बेसमेंट मेम्ब्रेन दूसरी, और फिर ये ब्लड वेसल की ये तीसरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो पिंक कलर में मैंने ब्लड लिख रखा है, ये ब्लड वेसल में क्या है? ब्लड है। होप आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का कंसेप्ट समझ आया होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। अब हमारे पास है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को थोड़ा समझाना है। क्यों समझाना है? क्योंकि ब्रीथिंग होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को थोड़ा अच्छे से आपको समझाना है, ठीक है। तो वही अभी मैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग है इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब एक बार इंस्पायर करना, एक बार इंस्पायर करना और एक्सपायर करना, सांस अंदर लेना और बाहर लेना। इंस्पायरेशन जो होता है ना, वो एक्टिव प्रोसेस होता है, वहां पे एनर्जी लगती है, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब सीधा सांस ऐसे बाहर निकाल दी। इसमें किसका रोल होता है? इसमें रोल होता है डायफ्राम मसल का। पहले डायफ्राम की मसल ऐसे होती है, ऐसे। जैसे ही ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये फ्लैट हो जाती है। जैसे फ्लैट हुई ना, तो फ्लैट होने से क्या हो गया कि अंदर की वॉल्यूम बढ़ गई, अंदर की वॉल्यूम बढ़ गई, थोड़ा सी कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई। जब वॉल्यूम बढ़ गई तो लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ गई। लंग्स की जब वॉल्यूम बढ़ गई, लंग्स की वॉल्यूम जब बढ़ गई, जब लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई, तो उसका प्रेशर क्या हो गया? कम। देखो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ ने बताया था। जिसकी वजह से अंदर वॉल्यूम बढ़ गई, अंदर वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, तो आसानी से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा या एयर अंदर आ जाएगी। इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है। और कैसे हो सकता है? और साथ साथ में डायफ्राम के साथ और कौन सी मसल एक्टिवेट होती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये साइड पे मसल्स होती हैं, ये यहां पे, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। होता क्या है? ये देखो साइड पे, ये अगर मैं ऐसे खड़ा हूं ना, ये नहीं ना, ऐसे खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, ऐसे, तो आपको दिख रही होंगी ये मसल, यहां पे मसल्स होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इसकी वजह से क्या होगा? रिब्स और स्टर्नम ऊपर आएगा, ठीक है। रिब्स और स्टर्नम ऊपर आएगा, उसकी वजह से भी अंदर वॉल्यूम, जो कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, अंदर प्रेशर क्या होता है? कम होता है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। ये हो गया इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है कि चीजों को बाहर आना होता है, तो अंदर का वॉल्यूम कम करना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। सीधा डायफ्राम क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम रिलैक्स होगा तो वो ऐसे हो जाएगा। उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगी मतलब उसका उल्टा करना, वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कैविटी की भी कम हो जाएगी, लंग्स की भी कम हो जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। और अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन निकल के कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। फिर इसमें एक और मसल काम करता है, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो भी रिलैक्स होगा, तो रिब्स और स्टर्नम नीचे हो जाएंगे, अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगी, लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा और ऑक्सीजन निकल के बाहर आ जाएगा। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि एक्सपायरेशन किस तरह से काम करता है। अच्छा, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात की है मैंने। कभी कभी फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन भी होता है। वो किसकी मदद से होता है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमेन मसल। ये एब्डोमेन के मसल और इधर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। जब रिलैक्स करते हैं तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक ब्रीथ का मतलब होता है एक बार इंस्पायर करना, एक बार एक्सपायर करना, ठीक। अच्छा, इंसान 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है, यह भी ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, किस तरह से हमारा दिमाग कंट्रोल करता है किसको?
किसको कंट्रोल करता है? हमारी सांस को कंट्रोल करता है। देखो, हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला, इधर पीछे की तरफ होता है, इधर एक सेंटर होता है, बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिथम सेंटर। ये सिग्नल भेजता है डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कि कॉन्ट्रैक्ट हो और इंस्पायरेशन करे। इंस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया? सांस को अंदर ले, ठीक। वहां पे पोन्स में, पोन्स भी इधर नीचे होती है, पोन्स 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 यहाँ पे नीचे होता है ब्रेन के इधर पीछे वाली साइड, यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लंगाटा, पोन्स मिड ब्रेन के हिस्से हैं। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये स्विच ऑफ सेंटर होता है। ये मेड्यूला को बोलता है, मेड्यूला को सिग्नल भेजता है कि तू डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को क्या कर दे? रिलैक्स कर दे। क्या कर दे? रिलैक्स कर दे। और फिर उसके बाद क्या होती है? एक्सपायरेशन होती है। मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कंट्रोल हमारी यहां से होती है। इसलिए बोलते हैं कि ये बशीर का छोटू दिमाग है, इधर हमला नहीं करना, नहीं तो उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ना इंस्पायरेशन अच्छे से हो पाएगी, ना एक्सपायरेशन अच्छे से हो पाएगी। अच्छा, स्पायरोमीट्री क्या होता है? स्पायरोमीटर आपका क्या कंट्रोल करता है? ब्रीथिंग रेट कंट्रोल करता है। मतलब आप कितनी सांस अंदर ले रहे हो और कितनी सांस बाहर छोड़ रहे हो। अच्छा, कुछ वॉल्यूम्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने दिमाग में रखनी है। एक है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथ। मतलब जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, कितनी सांस अंदर ली और कितनी सांस बाहर ली। मतलब बात करते हुए, लिखते हुए, नाजिया जब बशीर को चैट लिखती है तब, मतलब बिल्कुल नॉर्मली, उसका ध्यान नहीं है अपने रिस्पायरेशन की तरफ, तब नॉर्मली वो कितनी सांस अंदर लेगी या कितनी सांस बाहर छोड़ेगी, उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। अगर मैं ग्राफ में देखूं, ध्यान से देखना, ये आप याद रखो कि ये ओरिजिन है, तो ये टाइडल वॉल्यूम है। ये कितनी सांस बाहर अंदर ली और कितनी सांस बाहर छोड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये तकरीबन 500 ml के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? एक बार सांस अंदर ली और फिर फोर्सफुली कितनी और ले रहा, वो हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। और ये कितनी रहती है? 2500 से 3000 तक रहती है, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो एक बार सांस अंदर ली, फिर और कितनी अंदर ले सकता है? ये 2500 से 3000 तक अंदर ले सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक बार सांस छोड़ी, 500 बार छोड़ी, और कितनी बार छोड़ सकता? आपको ऐसा लग रहा होगा बार कम छोड़ सकता है, ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अ पर्सन कैन बी एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल, ये 1000 से 1100 होती है। देखो, एक बार उसने बाहर छोड़ी, 500 छोड़ सकता है, और कितनी छोड़ सकता है? दैट इज अराउंड 1000 से 1100 तक। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब के बाहर छोड़ना। देखो, बाहर छोड़ दी बट कुछ वॉल्यूम अंदर बच गई है जो बाहर नहीं छोड़ सकता, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। इसके बाद आता है पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी का मतलब होता है कुछ वॉल्यूम्स को जोड़ के आपके पास कैपेसिटीज आती है, कुछ वॉल्यूम को जोड़ के आपके पास क्या आती है? कैपेसिटीज आती है। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसमें दो वॉल्यूम आ जाएगी, एक आ जाएगी टाइडल वॉल्यूम और एक आ गई इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम जोड़ोगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनेगी, ठीक है। बात समझे कि नहीं? एक आ गई टाइडल वॉल्यूम और दूसरी क्या आ गई? दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ठीक। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर। इसमें एक टाइडल वॉल्यूम और दूसरी क्या आ जाएगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। आप बस इतना याद रखो कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गया दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको लिखेंगे कैसे? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट will remain in the lungs after a normal expiration। मतलब वो एयर जो लंग्स के अंदर आती है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब कितनी एयर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर लंग्स में रहेगी बशीरे के, उसको बोलेंगे दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद आया वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। याद रख लो इसको। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम,
इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये बकवास याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, किस तरह से समझना इस चीज को, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। सुनना, देखो, हाउ ऑक्सीजन इंटर इनटू ओवर बॉडी, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट ऑफ द बॉडी, कैसे होता है ये होता है ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसकी वजह से होता है, मतलब क्या ऐसा है कि ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और क्या ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है खुद ब खुद, ये किसकी वजह से है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, ये एयर है, समझना, ये एयर है। एयर में अगर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखो तो कितना है, 159, अंदर ज्यादा है ना। फिर अगर ऐसे पाइप बनाई, ये लंग्स बना, आपको पता है इस पाइप के बाद एट द एंड क्या आ जाता है, एल्वोलाई आ जाता है, ठीक है। एल्वोलाई में कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 104, ठीक है। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो इसके पास ब्लड आ रहा है, इसके पास जो ब्लड आ रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, दैट इज अराउंड 40, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 95 है। और जो मतलब देखो ध्यान से, अच्छे से समझना, देखो पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन अंदर जाता है, यहां पे प्रेशर ज्यादा, ये अंदर चला गया एल्वोलाई में पहुंच गया, यहां पे ज्यादा, ये ऑक्सीजन अंदर चला गया। जब ऑक्सीजन अंदर चला गया तो ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पार्शियल प्रेशर इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब इसके सामने क्या होगा, सेल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, कम होता है, कितना होता है, दैट इज 40, ठीक है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है, दैट इज 95, तो 95 से किधर जंप करेगा, इधर जंप करेगा। बात समझे कि नहीं है। तो इस तरह से ऑक्सीजन ट्रैवल करता है फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से समझना, ये बड़े अच्छे टॉपिक है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में कितना होता है पार्शियल प्रेशर, 45, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में या सेल में कितना, 45। ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, तो ये यहां से यहां ट्रैवल करेगा। फिर जब ये यहां से यहां ट्रैवल करेगा तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 45। और यहां पे एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, दैट इज 40 है, फिर 40 है। और फिर ये यहां से जंप करेगा इधर, और बाहर आपको पता है कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अराउंड 0.3, और ये निकल के यहां से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस तरह से मतलब पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ट्रैवल करती ही है। अच्छा मेरी बात समझना, ये मैंने आपको बता रखा है कि पार्शियल प्रेशर, इट इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर गैस, और इसी की वजह से गैस ट्रांसपोर्ट होती है। मेरी बात मानो, मैंने आपको पीछे ये समझा रखा है, तो ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपके पास टॉपिक आता है हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। हाउ, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या है कि हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अब मुझे पता है कि और नॉस्ट्रिल से, नेजल चैम्बर से, ट्रैकिया से, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से लेकर यहां पे एल्वोलाई पे ऑक्सीजन आ चुकी है। ये ऑक्सीजन यहां पे आ चुकी है। ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी ब्लड में, और ब्लड में कौन उठाएगा, अगर आप ये देखो, ब्लड में एक हिस्सा है प्लाज्मा और एक हिस्सा दैट इज आरबीसी। इस आरबीसी को थोड़ा सा जूम करो तो आपको ऐसा दिखेगा। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन होगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को उठा लेता है और इस ऑक्सीजन को उठा के कहां लेके जाता है? इस ऑक्सीजन को उठा के सेल के पास लेके जाता है और वहां पे हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है। किसको? सेल को। बात समझ आई? तो मतलब ऑक्सीजन को अल्वोलाई से कौन उठाता है? हीमोग्लोबिन उठाता है। 97% ऑक्सीजन इस अल्वोलाई से सेल तक ब्लड से पहुंचता है, ब्लड के आरबीसी से पहुंचता है, और आरबीसी में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो उठा के ले जाता है। और जो 3% है वो एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा उठा के सेल के पास लेके जाता है। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है। इस हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, ट्रक है, जिसमें एक साथ 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं। 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं बशीर साहब। हीमोग्लोबिन एक ट्रक है जिसमें 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं। ठीक। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, एक कर्व है, ये कर्व है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, इसको समझना अच्छे से। देखो, एक तरफ इसके वाई एक्सिस है और एक इसकी तरफ क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया है और दूसरी तरफ लिया है आपने परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कितने हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ है, कितने हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा इधर, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन अटैच होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है, ऐसे 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 ऐसे। तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन पॉइंट भी बढ़ता है। बट एक टाइम पे आके वो चीज क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। हीमोग्लोबिन यहां पे मान लो 10 है, तो 10 ऑक्सीजन यहां से ऑक्सीजन को उठा के ले जाएगी, तो हीमोग्लोबिन बिजी होगी ना इधर। अब ऑक्सीजन उधर है बट वहां पे हीमोग्लोबिन नहीं है उठाने के लिए, तो क्या हीमोग्लोबिन छोड़ के आएगा इधर, फिर दोबारा आएगा ना लेने के लिए ऑक्सीजन के लिए, तो कुछ देर के बाद ये सैचुरेशन मैक्सिमम हो जाती है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होते, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन होते ही नहीं है। वो सारे हीमोग्लोबिन निकल के कहां चले जाते हैं? सेल के पास। यहां पे ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे और वापस आएंगे। तो अगर आपको कोई पूछता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कब क्या है, ये एक सिग्मोइड कर्व है जो रिलेशनशिप बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि कितने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े हैं, और पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन ज्यादा तो हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी जल्दी कंबाइन होंगे, जल्दी क्या हो जाएंगे? कंबाइन होंगे। ठीक है, जल्दी कंबाइन होंगे, सारे हीमोग्लोबिन बढ़ेंगे, सारे ट्रक बढ़ेंगे, और फिर ये ट्रक चले जाएंगे किसके पास? सेल के पास, और वहां पे कुछ नहीं रहेगा, और वहां पे मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, सारे ट्रक भर के इधर आ गए। वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा हो तब भी वो बाइंडिंग नहीं होगी, वो चीज कांस्टेंट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, ये कर्व इस तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस तरफ शिफ्ट मतलब थोड़े से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे पूरा सैचुरेशन पॉइंट मिल गया। ये कब होगा? जब ये जो हीमोग्लोबिन होंगे ना वो लंग्स के पास होंगे, और ये कर्व थोड़ा सा इस तरफ भी शिफ्ट होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ये वाली चीज कहां पे होगी? सेल्स के पास होगी। देखो, जब हीमोग्लोबिन लंग्स के पास होते हैं, अल्वोलाई के पास होते हैं, तो वहां पे
ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होते हैं, तो थोड़े ही ऑक्सीजन मिलने पे ना सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। बट जब सेल्स के पास होते हैं तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैक कर रहा होता है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने के लिए। तो अगर ये सवाल आ गया कि ये कब शिफ्ट होता है, हाँ होता है। इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। राइट तरफ कब शिफ्ट होगा? ये राइट ही होना ना, ये क्या है ना, ये इधर लेफ्ट, ये राइट तरफ कब शिफ्ट होगा? जब लंग्स के पास होगा। और लेफ्ट तरफ कब शिफ्ट होगा? जब सेल्स के पास होगा। ठीक, ओके। अच्छा, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड? आसान है, थोड़ा सा ही रह गया। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड मतलब किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। देखना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन 7% प्लाज्मा उठाएगा, ब्लड ही, 23% कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन उठाएगा, और 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये पास ऑन होता है। याद रख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये 7% प्लाज्मा उठा लेता है, इसकी डिफ्यूजन होती है, 7% प्लाज्मा उठाता है। उसके बाद कुछ जो होता है, आराम से समझना, कुछ जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, और हीमोग्लोबिन के साथ तकरीबन 23% जुड़ता है। और कुछ जो होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये सेल्स या टिश्यू से किस तरफ जाता है? ये किसकी तरफ जाता है? दैट इज एल्वोलाई ऑफ द लंग्स की तरफ जाता है। तो अगर आपसे सिंपल सवाल पूछे कि टिश्यू से एल्वोलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके जाता है? एक ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो लेके जाता है 7%। एक बाइकार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट फॉर्म बनाती है, ये 70%, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के 23% लेके जाता है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ सिंपल सवाल थे। अच्छा, एक बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका 100 ml उठाओ, उसमें 20 ml ऑक्सीजन होता है, बट वो सेल्स को सिर्फ 5 ml दे पाता है। ठीक, और अगर आप 100 ml ब्लड उठाओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑक्सीजन टू द एल्वोलाई। और अगर आप 100 ml ब्लड उठाओ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वोलाई को सिर्फ 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ही एल्वोलाई को देता है। ये 2 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखोगे। अच्छा, इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक एलर्जी है। अस्थमा क्या होता है? आपने बड़ी बड़ी मूवीज में देखा होगा, शाहरुख खान को अस्थमा हो जाता है ऐसे करके, छुस ऐसे सांस चढ़ी होती है उसको। अस्थमा इज अ डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग कॉजिंग द wheeziness ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल। इसमें क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि आपका जो वो ट्रैक होता है ना, वो जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो क्या कर जाता है? सूज जाता है। एम्फाइसीमा क्या होता है? इज अ क्रोनिक डिजीज इन विच एल्वोलायर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। सुट्टे मारता है ना, जो सुट्टे मारता है उसको भी एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एम्फाइसीमा, जिसकी वजह से जो एल्वोलायर की वॉल होती है वो थिक हो जाती है, ना एल्वोलाई आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सुट्टे मारने से, एम्फाइसीमा से। वो उसको सांस नहीं लिया जा सकता, हाफने लग जाता है। अच्छा, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये वो वाले डिसऑर्डर्स हैं जो काम के रिलेटेड हैं, जैसे इन अ सर्टेन इंडस्ट्रीज एस्पेशली दोस इन्वॉल्विंग द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग। मतलब वहां
देखा होगा आपने, जहाँ पे कोई रोड बना रहा है या कोयले की खान में अगर आप देखो तो वहाँ पे बहुत धुआं होता है, उसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. सो मेनी डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप अप विद दिस सिचुएशन. और हमारी बॉडी का पूरा डिफेंस सिस्टम इसके लिए कोप अप नहीं होता. लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस. और इसकी वजह से ना जो लंग्स के टिश्यू में ये डस्ट जा जा के ना, तो लंग्स के टिश्यू क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और वो फैलने लग जाते हैं. ठीक है, फैलने का मतलब क्या हो जाए, उनके सेल्स ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, एंड दस काजिंग द सीरियस लंग्स डैमेज. और जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज बनती है. एक स्ट्रक्चर है आराम से, जैसे ये स्ट्रक्चर बना है और कोई एडिशनल आके और ईंटें ठूस देगा तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ होगी प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा, वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टिंग मास्क. और इस इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं उनको बोला जाता है कि आप मास्क पहनिए, कोरोना वाला मास्क पहनिए. होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि ये लेक्चर मैंने डिलीवर करने की. एक एक पॉइंट समझाया मैंने इस लेक्चर में. किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो प्लीज़ व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकता है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकता है. मैं पक्का रिप्लाई दूंगा. एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मैं आपके लिए ये सारे लेक्चर्स इकट्ठा कर रहा हूँ. स्लाइड्स बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती है लेक्चर से पहले, आप सब जानते हो. बाकी मैं थक गया हूँ, मेरी ज़ुबान भी थोड़ी स्लिप कर रही है, मैं बोल रहा कुछ और हूँ, निकल रहा कुछ और है. मुझे पता है कि अस्थमा में मैंने यहाँ पे ये इसको मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था. कोई इशू नहीं है, आपको समझ आया है ये मुझे पता है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि. मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि. जय हिंद, वंदे मातरम.